नमस्कार दोस्तों, एलडीसी क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 12 ब्रिज प्रश्नों का रेफरेंस के साथ उत्तर देखेंगे हम लोग, यानी डिटेल्स एनालिसिस करेंगे हम लोग प्रश्न का कि वो प्रश्न मैनुअल से कहाँ से लिया गया है और उसका लेटेस्ट जो डाटा है वो क्या होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप एएन या जेईई की तैयारी करते हैं तो प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है एलडीसी क्रैकर। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। यहाँ आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, सारे मैनुअल्स का चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा और उसका टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी तैयारी बिना प्रैक्टिस सेट का नहीं होता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी तैयारी बूस्टअप नहीं होगी। तो आप जल्दी से जल्दी टेस्ट स्टार्ट कर लीजिए। और हमारा एएन का वीकली टेस्ट भी चालू है। वीकली टेस्ट चालू है, हर एक सैटरडे के सैटरडे वीकली टेस्ट होता है दोस्तों। शाम के 5 बजे से चालू हो जाता है और मिलेगा यहीं एलडीसी क्रैकर ऐप पे मिलेगा। तो इस 10 जनवरी को जो टेस्ट होने जा रहा है, 10 जनवरी को जो टेस्ट होगा वो ब्रिज का टेस्ट होगा, ब्रिज का। और चैप्टर रहेगा, चैप्टर 2 और 3 रहेगा दोस्तों। 2 और 3 से प्रश्न लिया गया है। आप इसकी तैयारी कर लीजिए और देखिए कि आपका लेवल कैसा चल रहा है, आप कितना याद कर पा रहे हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है स्टील वर्क इन लोकोशेड एंड वर्कशॉप आर इंस्पेक्टेड एट ए फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड बाई। जो स्टील वर्क और लोकोशेड में होता है उसका इंस्पेक्शन जो होगा वो डिसाइड कौन करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कौन करेगा। दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिसाइड करता है CBE, चीफ ब्रिज इंजीनियर। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए ब्रिज का मैनुअल पारा नंबर 901 में। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूँ कि जो हम डाटा ले रहे हैं वो ब्रिज का लेटेस्ट मैनुअल 2024 से ले रहे हैं, जो लेटेस्ट अभी आई है। तो पारा नंबर 901 का 1 में आइए, देखिए लिखा हुआ है, व्हेन स्पेशली ऑर्डर्ड बाय चीफ इंजीनियर, चीफ ब्रिज इंजीनियर, द ब्रिज इंस्पेक्टर शुड बी इंस्पेक्ट द स्टील वर्क इन लोकोशेड एंड वर्कशॉप स्ट्रक्चर। तो हमारा आंसर हो जाएगा चीफ ब्रिज इंजीनियर। या तो इसमें प्रश्न में कह रहा था फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है, तो आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। एनी अदर लाइट स्टील स्ट्रक्चर एट द फ्रीक्वेंसी एज डिसाइडेड बाई चीफ ब्रिज इंजीनियर। तो फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है, CBE डिसाइड करता है फ्रीक्वेंसी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर, चीफ ब्रिज इंजीनियर। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है असिस्टेंट इंजीनियर, जो ब्रिज का EN होते हैं, इंस्पेक्ट द स्टील स्ट्रक्चर वंस इन, साल में कितनी बार, कितने साल पे वो ब्रिज का इंस्पेक्शन करेंगे। स्टील स्ट्रक्चर का प्रश्न पूछ रहा है। तो आंसर होगा दोस्तों वंस इन 5 ईयर्स करेंगे, 5 साल में एक बार। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 901 का इंस्पेक्शन बाय ब्रिज इंस्पेक्टर में पॉइंट नंबर 3 का ए पढ़ते हैं। कह रहा है द असिस्टेंट इंजीनियर ब्रिज या डिविजनल इंजीनियर ब्रिज विल इंस्पेक्ट द स्टील स्ट्रक्चर मेंशन इन पारा नंबर 901.1 वंस इन 5 ईयर्स। कितने साल में, वंस इन 5 ईयर्स। दोनों के लिए है दोस्तों, EN भी उतना ही साल में करेगा, वंस इन 5 ईयर। और यदि DN प्रश्न पूछा रहता, DN ब्रिज भी पूछा रहता, तब भी होता वंस इन 5 ईयर। DN ब्रिज भी यदि पूछा रहता तभी होता वंस इन 5 ईयर, क्योंकि ऑब्लिक में लिखा हुआ है। देखिए EN ब्रिज या DN ब्रिज, यहाँ भी जो ए में दिया हुआ है EN ब्रिज और DN ब्रिज दोनों ऑप्शन में है, ऑब्लिक करके लिखा हुआ है, यानी दोनों के लिए आंसर क्या होगा, वंस इन 5 ईयर। प्रश्न में अभी हमारा EN पूछा है, हो सके यहाँ पे DN लिख दे तब भी आंसर 5 ईयर्स ही होगा स्टील स्ट्रक्चर के केस में। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है गैंट्री ट्रैक एंड गैंट्री गर्डर इंस्पेक्शन इज डन बाई ज्वाइंटली बाई। ज्वाइंटली किसके द्वारा होता है, यदि गैंट्री ट्रैक हो या गैंट्री गर्डर हो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिज इंस्पेक्टर एंड फोरमैन ऑब्लिक क्रेन इंस्पेक्टर। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए पारा नंबर 902 में ज्वाइंट इंस्पेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन वर्कशॉप दिया हुआ है। द कंडीशन ऑफ गैंट्री ट्रैक, गैंट्री गर्डर एंड अलाइनमेंट ऑफ गैंट्री ट्रैक फॉर ओवरहेड एंड जीब क्रेन्स मूविंग ऑन रेल्स शुड बी ज्वाइंटली इंस्पेक्टेड बाई ब्रिज इंस्पेक्टर एंड फोरमैन ऑब्लिक क्रेन इंस्पेक्टर एज द केस में भी। चाहे केस कुछ भी हो, मामला कुछ भी हो, कौन इंस्पेक्शन करेंगे, ब्रिज इंस्पेक्टर रहेगा और
फोरमैन ज्वाइंटली इंस्पेक्शन करेगा। तो आंसर हो जाएगा BRI एंड फोरमैन ऑब्लिक क्रेन इंस्पेक्टर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है परमानेंट वे इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट एवरी टनल। परमानेंट वे इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्ट करेगा टनल के वो कब करेगा? तो आंसर होगा वंस ए ईयर आफ्टर मानसून करेगा टनल का। टनल का कब करेगा? आफ्टर मानसून करेगा। तो दोस्तों पहले तो देख लेते हैं पारा नंबर कहाँ लिखा हुआ, फिर इसके थोड़ा सा हम लोग ब्रिज का भी चेक कर लेंगे कब करते हैं, और टनल का भी चेक कर लेंगे। तो पहले पारा देख लेते हैं कि ये कहाँ दिया हुआ है। पारा नंबर 1001 में देखिए, द परमानेंट वे इंस्पेक्टर शैल इंस्पेक्ट एवरी टनल इन हिच सेक्शन वंस इन ईयर ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब्ड मंथ आफ्टर द मानसून सेशन। कब है ये? आफ्टर मानसून सेशन है। तो एक चीज़ आप याद कर लीजिए दोस्तों, हमेशा याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। PWI के केस में, सिर्फ PWI की बात कर रहा हूँ, PWI के केस में चाहे वो ब्रिज हो या टनल हो, आप कभी नहीं बोलेंगे दोस्तों, ब्रिज हो या टनल हो, इनका हमेशा होता है आफ्टर मानसून। क्या होता है? आफ्टर मानसून ही होता है इनका, आफ्टर मानसून। लेकिन वही यदि AN रहे, प्रश्न में AN रहे, तो AN के केस में होगा चाहे वो ब्रिज हो या टनल हो, ब्रिज हो या टनल हो। तो हम लोग क्या करते हैं, पीवे का, AN का और PWI का, दोनों का हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि ब्रिज में और टनल में इन लोग कब कब कैसे कैसे करते हैं। तो देखिए, जो सिर्फ PWI के केस में पहले देख लेते हैं। PWI के केस में देखते हैं, यदि PWI है तो जो ब्रिज करेंगे PWI, जो ब्रिज करेंगे PWI, तो ये इनका होगा बिफोर मानसून, बिफोर मानसून, बिफोर मानसून हो जाएगा दोस्तों। अभी हमारा टनल पूछा था, तो टनल भी यहीं पर लिख लेते हैं। टनल जब होगा तो ये हो जाएगा आफ्टर मानसून, आफ्टर मानसून, आफ्टर मानसून। तो ये हालांकि होता है दोनों 1 ईयर में ही, साल सेम होगा, खाली बिफोर और मानसून में कन्फ्यूजन रहता है, और एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछता है दोस्तों। तो याद कर लीजिए, PWI के केस में ब्रिज होगा बिफोर मानसून और टनल होगा आफ्टर मानसून। अब देखते हैं AN के केस में। अब देखते हैं AN के केस में कि AN कब करेगा। तो AN के केस में देखिए, यदि ब्रिज हो AN करेगा आफ्टर मानसून, आफ्टर मानसून। और टनल हो यदि टनल हो तो करेगा बिफोर मानसून, बिफोर मानसून। और इनका फ्रीक्वेंसी रहता है 1 ईयर का दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ टनल इज इंस्पेक्टेड बाई। स्ट्रक्चरल पार्ट कौन करेगा? आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे वर्क्स इंस्पेक्टर हो जाएगा आंसर। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए, पारा नंबर 1001 का लास्ट लाइन यहाँ से पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चरल पार्ट शैल बी इंस्पेक्टेड बाई वर्क इंस्पेक्टर। एक लाइन में क्लियर आंसर लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा IOW यानी वर्क्स इंस्पेक्टर करेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए दोस्तों, फिर असिस्टेंट का प्रश्न आ गया टनल का केस में। कह रहा है असिस्टेंट इंजीनियर इंस्पेक्ट टनल। टनल कब इंस्पेक्ट करेगा? तो देखिए, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, टनल करेगा बिफोर मानसून वंस इन ए ईयर। और यही यदि ब्रिज रहता, यदि सवाल में ब्रिज होता दोस्तों, तो हो जाता आफ्टर मानसून, आफ्टर मानसून। ब्रिज के केस में होगा आफ्टर मानसून और टनल के केस में होगा बिफोर मानसून। अभी हम लोग पिछले प्रश्न में डिस्कस किए थे। अब आ जाइए, लिखा हुआ कहाँ है? तो पारा नंबर 1004 में आइए, ब्रिज मैनुअल में भी दिया हुआ ये चीज़। पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। द असिस्टेंट इंजीनियर शैल इंस्पेक्ट एवरी टनल ऑन द सब डिवीजन वंस ए ईयर बिफोर द मानसून ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब मंथ। तो आंसर हो जाएगा बिफोर मानसून। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है टनल इंस्पेक्शन रजिस्टर
में कंटेन्स रिकॉर्ड फॉर, तो ये होगा आंसर 10 से 15 साल के लिए टनल इंस्पेक्शन रजिस्टर में रिकॉर्ड रखना पड़ता है। कहाँ दिया हुआ है? पारा नंबर 1004 का पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है, द इंस्ट्रक्शन एंड इंडेक्स एज एनेक्सियर 10/1 शुड बी प्रीफिक्स्ड टू ईच टनल इंस्पेक्शन रजिस्टर। 2 or 3 seats should be allotted for each tunnel so that the register may contains record of inspection over 10 to 15 years। अगला प्रश्न है, कह रहा है वेंटिलेशन सॉफ्ट एडिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर टनल लॉन्गर देन। वेंटिलेशन सॉफ्ट कितना होना चाहिए टनल में, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो आंसर होता है 200 मीटर होना चाहिए। कितना? 200 मीटर। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए, ब्रिज मैनुअल का पारा नंबर 1007 का ए में लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ टनल इंस्पेक्शन का पॉइंट नंबर 7 पढ़िए। वेंटिलेशन सॉफ्ट ऑब्लिक इट शुड बी असरटेन्ड वेदर दीज आर एडुकेट एंड मेंटेन्ड फ्री ए वेजिटेशन एंड अदर ग्रोथ फॉर टनल्स मोर देन 200 मीटर लॉन्ग। कितना? 200 मीटर लॉन्ग। तो हमारा आंसर क्लियर हो गया दोस्तों। कितना होना चाहिए? 200 मीटर लॉन्ग होना चाहिए। प्रश्न है, मैक्सिमम परमिसिबल एयर टेम्परेचर इनसाइड टनल इज। टनल के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर परमिसिबल कितना है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आंसर 50 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम परमिसिबल एयर टेम्परेचर। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए, पारा नंबर 1007 का बी में दिया हुआ है, वेंटिलेशन ऑफ टनल में द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड टनल नीड्स टू बी लिमिटेड टू 50 डिग्री सेल्सियस, यानी 50 डिग्री सेल्सियस कंसिडरिंग पैसेंजर्स एंड वर्कमैन कंफर्ट। 50 डिग्री सेल्सियस तक जो पैसेंजर वहाँ से गुजरेंगे टनल से, या जो वर्कमैन वहाँ काम करेगा, वो कंफर्ट महसूस करेगा। तो ये लिमिटेशन दिया गया है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए एयर का टेम्परेचर वहाँ का। अगला प्रश्न है, द नेचुरल वेंटिलेशन अकर्स व्हेन ट्रेन फ्रंटल एरिया टू टनल एरिया रेशियो इज। रेशियो पूछ रहा है दोस्तों, तो रेशियो हो जाएगा हमारा दोनों का 0.5 से 0.6 रेशियो के अंतर्गत आता है। कहाँ दिया हुआ है? 1007 का बी पॉइंट नंबर में पढ़िए, वेंटिलेशन ऑफ टनल का पॉइंट नंबर 4 का 1 पढ़ते हैं। नेचुरल वेंटिलेशन में दिया हुआ है, व्हेन ए ट्रेन ट्रैवर्स इनसाइड टनल एट द रिलेटिवली हाई स्पीड एंड रेशियो ऑफ ट्रेन फ्रंटल एरिया टू टनल क्रॉस सेक्शन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.5 टू 0.6। तो इसका रेशियो कितना हो गया? 0.5 टू 0.6 रेशियो होता है हमारा वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन इज प्रोवाइडेड इन। तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? ये प्रोवाइड किया जाता है लॉन्ग टनल वेयर नेचुरल फ्लो इज इनसफिशिएंट। एक तो लॉन्ग टनल हो और नेचुरल फ्लो नहीं जाता हो, वहाँ प्रोवाइड नहीं हो पा रहा हो। कहाँ दिया हुआ है? पहले मैनुअल में देखते हैं। आ जाइए, पारा नंबर 1007 का बी में वेंटिलेशन ऑफ द टनल का पॉइंट नंबर बी, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। पहले तो हम लोग जान लें दोस्तों कि जो वेंटिलेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, नेचुरल वेंटिलेशन और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बी नंबर पॉइंट में आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। पढ़िए, इन लॉन्ग टनल induced airflow due to train movement is not sufficient to keep concentration of pollutant gas under the permissible limit inside the tunnel। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लॉन्ग टनल वेयर नेचुरल फ्लो इज नो इनसफिशिएंट है, तो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि इसमें देखिए क्लियर लिखा हुआ है, इन सच केस artificial ventilation may have to be provided by means to provision of ventilation shaft without or provision of the electric fan। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं जब टनल लॉन्ग हो और नेचुरल फ्लो इनसफिशिएंट मिल रहा हो।
अब अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन इज प्रोवाइडेड बाई, तो किससे प्रोवाइड करेंगे? क्या विंड स्कूप लगाएंगे, कि चिमनी लगाएंगे, कि इलेक्ट्रिक फैन लगाएंगे, कि लोवर्स लगाएंगे? तो आंसर होगा दोस्तों इलेक्ट्रिक फैन लगा करके आर्टिफिशियल वेंटिलेशन को भी कम किया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए 12 नंबर 1007 का बी का पॉइंट नंबर बी में आइए आर्टिफिशियल वेंटिलेशन का जो कलर किया हुआ यहाँ से देखिए। इन सच केस आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मे हैव टू बी प्रोवाइडेड by means of provision of ventilation shaft with or without provision of electric fan। इलेक्ट्रिक फैन का प्रोवाइड कर सकते हैं भी और नहीं भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस प्रकार आर्टिफिशियल वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट टनल पोल्यूशन लेवल। तो दोस्तों टनल पोल्यूशन जो लेवल है हमारा वो इनमें से कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है, प्रश्न में पूछ रहा है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन करता है। देखिए 12 नंबर 1007 का बी में लिखा हुआ है वेंटिलेशन ऑफ द टनल का पॉइंट नंबर 2 में लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट एंड मैक्सिमम टेम्परेचर लाइकली टू बी अटेन्ड इनसाइड टनल डिपेंड्स अपॉन द फ्लोइंग फैक्टर, है ना। फ्लोइंग फैक्टर कौन कौन सा है? पॉइंट नंबर ये देखिए, एक है टाइप ऑफ ग्लूकोज, gradient inside tunnels, length of trains, speed of trains, internal between two trains, evident temperature, length of tunnels, cross section और डायरेक्ट प्रिवेलिंग विंड्स। ये सब सारे क्या है? फैक्टर हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे कि हमारा इसमें से ऑप्शन क्या क्या है। टाइप ऑफ फ्लो को यहाँ से टैली कर गया, ठीक है। ग्रेडियंट ये भी टैली कर गया, हमारा ग्रेडियंट है देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट पॉइंट नंबर 2। फिर लेंथ ऑफ टनल ये भी है, लेंथ ऑफ टनल। कलर ऑफ टनल लीनिंग नहीं है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब यही फैक्टर है जो पोल्यूटेंट लेवल को इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंगल लाइन टनल अप टू। कह रहा कोई सिंगल लाइन टनल है तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की जरूरत नहीं है, कितना लंबा हो यदि तो दोस्तों ये आंसर होता है 2 किलोमीटर यदि टनल लंबा हो तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नेचुरल वेंटिलेशन से ही काम चल जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 1007 का बी में आइए वेंटिलेशन ऑफ द टनल्स में पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है नॉर्मली ऑन सिंगल लाइन सेक्शन टनल हैविंग लेंथ अप टू 2 किलोमीटर्स में नॉट रिक्वायर्ड प्रोविजन ऑफ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। ज़रूरत ही नहीं है, लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा यदि आपका टनल है और भी सिंगल लाइन है तो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सिंगल लाइन की बात कर रहा है, डबल लाइन की बात नहीं कर रहा है, सिंगल लाइन की बात कर रहा है। सिंगल लाइन टनल है तब इस स्थिति में 2 किलोमीटर तक आपको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इस प्रश्न में थोड़ा सा इसे भी क्लियर कर लेते हैं। यदि 2 किलोमीटर ज़्यादा हुआ तो हमारा मैनुअल में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर कर दिया हूँ। टनल हैविंग लेंथ मोर देन 2 किलोमीटर मे रिक्वायर्ड प्रोविजन ऑफ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। यदि 2 किलोमीटर से ज़्यादा है तब आपको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी बाय मीन्स ए शाफ्ट विथ और विदाउट प्रोविजन ऑफ फैंस वगैरह डिप्लॉय कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिजल्ट ऑफ सिमुलेशन स्टडीज़। आपके वहाँ के अध्ययन के अनुसार आपको पता चलेगा कि आपको वहाँ क्या करना है। तो 2 किलोमीटर से कम हो तो ज़रूरत नहीं है, 2 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कब? जब सिंगल लाइन है। अगला प्रश्न है बीप होल आर प्रोवाइडेड एट एबटमेंट 4। ये हमारा प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, ब्रिज में चैप्टर 2-3 में भी था ये बीप होल। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है ड्रेनेज ऑफ द बैक फिल वाटर के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है, किसमें? एबटमेंट में। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 1008 में आ जाइए, पॉइंट नंबर 1.4 बीप होल ऑफन फेल टू फंक्शन बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल डायमीटर ऑफ देयर बीइंग ब्लॉक्ड बाय मिनरल डिपॉजिट ऑफ द टालू स्पिलिंग अप टू द बैक ऑफ द वॉल। किसके लिए दिया जाता है? बैक फिल ऑफ द वॉल के लिए दिया जाता है। प्रश्न है कटिंग इंस्पेक्शन रजिस्टर इज सेंट एनुअली टू।
किसको सेंड किया जाता है? तो सेंड किया जाता है चीफ ब्रिज इंजीनियर को कटिंग इंस्पेक्शन रजिस्टर सेंड किया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 1010 में आइए पढ़ते हैं। ए रजिस्टर फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कटिंग शुड बी मेंटेन इन द प्रोफॉर्मा गिवन इन एनेक्सर 10/2। सेपरेट पेज विल बी मेंटेन फॉर ईच कटिंग। द रजिस्टर शुड बी सेंट टू CBE फॉर हिज प्रीवियस ईयर, एवरी प्रीवियस ईयर्स का। तो किसको भेजा जाएगा दोस्तों? CBE को भेजा जाएगा। कटिंग इंस्पेक्शन जो रजिस्टर है, कटिंग इंस्पेक्शन रजिस्टर जो है वो भेजा जाएगा CBE को। हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, इमीडिएटली आफ्टर मानसून कटिंग आर इंस्पेक्टेड बाय। यहाँ ये क्लियर ही कर दिया दोस्तों कि आफ्टर मानसून का टेस्टिंग है, और तो किसके द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा? तो जो आफ्टर मानसून इंस्पेक्शन होता है दोस्तों कटिंग का, वो होता है PWI का, पीवे की तरफ से होता है। कटिंग के केस में PWI जो करते हैं टेस्टिंग, PWI जो करते हैं वो आफ्टर मानसून करते हैं, आफ्टर मानसून। अब देख लेते हैं AN का कब करेगा। AN जो करेंगे कटिंग के केस में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। कटिंग के केस में जो AN करेगा वो करेगा बिफोर मानसून करेगा। और दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 ईयर का ही है, दोनों का फ्रीक्वेंसी 1 ईयर का है। अब सेक्शनल की बात करें तो सेक्शनल करेगा 1 ईयर इनका भी है, और ये करेंगे बिफोर मानसून जो सेक्शनल होंगे वो करेंगे बिफोर मानसून। अब देखते हैं कि ये जो प्रश्न है हमारा, ये ब्रिज मैनुअल में कहाँ लिखा हुआ है। तो जो प्रश्न था वो ब्रिज मैनुअल में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 1011 में आ जाइए का पॉइंट नंबर 1, इमीडिएटली आफ्टर मानसून, है ना, मानसून के तुरंत बाद द SSC JE पीवे शैल इंस्पेक्ट ईच कटिंग एंड रिकॉर्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन द रजिस्टर। उनको रजिस्टर में रखना है और फिर रिकॉर्ड को भेज देना, किसको? AN को भेज देना है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पे 3 डाटा आया दोस्तों, एक आया AN के लिए और एक आया PWI के लिए। पहला है हमारा जो डाटा है वो है ब्रिज का, और दूसरा जो डाटा है वो है टनल का, और तीसरा जो डाटा है वो है कटिंग का। और यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, तो क्यों ना आप इसको एक जगह लिख करके याद कर लें। तो जो ब्रिज का है, AN का जो इंस्पेक्शन होगा ब्रिज का, वो हो जाएगा आफ्टर मानसून, इनका हो जाएगा आफ्टर मानसून। और इनका जो है PWI का है वो है बिफोर मानसून, ये ब्रिज का हो गया। अब आ जाते हैं टनल पे जो AN का इंस्पेक्शन है वो है बिफोर मानसून, टनल में के केस में है बिफोर मानसून, और PWI के केस में है आफ्टर मानसून, ये याद कर लीजिए इसको। और कटिंग के केस की बात करें तो कटिंग में जो AN का है वो है बिफोर मानसून, और इनका है PWI का है इनका इमीडिएटली आफ्टर मानसून। इनके शब्द में जोड़ दिया गया है एक चीज़ कि इमीडिएटली रहेगा, इमीडिएटली आफ्टर मानसून। तो ये 3 डाटा है दोस्तों, ब्रिज का, टनल का और कटिंग का। AN और PWI का सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, और आफ्टर मानसून बिफोर मानसून में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये डाटा को एक जगह करके लिख लेना की ज़रूरत है हम लोग को, और इसको याद कर लीजिए, फिर इससे प्रश्न नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है हमारा, कह बिफोर ऑनसेट ऑफ रेन्स कटिंग आर इंस्पेक्टेड बाई। बिफोर ऑनसेट कटिंग का इंस्पेक्शन कौन करेगा? तो करेंगे वो AN करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए ब्रिज का मैनुअल का पारा नंबर 1011 में पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 को। कर ईच कटिंग शुड बी इंस्पेक्टेड बिफोर द ऑनसेट ऑफ रेन बाय द AN कंसर्न। AN के द्वारा बिफोर रेन, ऑनसेट ऑफ रेन क्या किया जाएगा? इंस्पेक्शन किया जाएगा कटिंग का। तो आंसर हो जाएगा हमारा AN करेगा बिफोर ऑनसेट ऑफ रेन कटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, वल्नरेबल कटिंग आर आइडेंटिफाइड एटलीस्ट वंस इन
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 in 3 years होगा। जितने भी वल्नरेबल कटिंग है उनका जो आइडेंटिफाइड होगा 1 in 3 years होगा। कहाँ लिखा हुआ है, कौन करेगा वो भी दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए पारा नंबर 1012 में पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं, डिविजनल इंजीनियर और सीनियर डिविजनल इंजीनियर शुड रिव्यू एंड आइडेंटिफाई द वल्नरेबल कटिंग इन हिज जुरिडिक्शन एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 years। डीएन या सीनियर डीएन आइडेंटिफाई करेंगे रिव्यू करके कि वो वल्नरेबल है कटिंग अभी कि नहीं है। तो कितने साल में करेंगे, एवरी 3 years पे उनका काम है इसको आइडेंटिफाई करना, रिव्यू करना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कटिंग लेस देन 5 meters हाइट शुड बी इंस्पेक्टेड बाई। यदि कटिंग का हाइट 5 मीटर से कम है तो इसका इंस्पेक्शन कौन करेगा और कैसे करेगा। तो कह रहा है दोस्तों इसका आंसर होगा वॉकिंग ओवर देम का हो जाएगा। कहाँ पे लिखा हुआ है, पारा नंबर 1013 में आइए पॉइंट नंबर 1 का पढ़ते हैं, फर्स्ट का ये लाइन। कह रहा कटिंग विच आर ऑफ हाइट लेस देन 5 मीटर, 5 मीटर से हाइट लेस है यानी कम है तो क्या करना है, दीज कटिंग शुड बी इंस्पेक्टेड थ्रोली बाई वॉकिंग ओवर देम। थ्रोली चेक करना है, उसके ऊपर चल करके, पैदल चल करके आपको थ्रोली कटिंग का क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है। किसका, जिसका हाइट 5 मीटर से कम है उस कटिंग का, पैदल चल करके उस पर आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है। अब इसके आगे देखते हैं कि 5 मीटर से बड़ा वाला है उसको क्या करना है। अगला प्रश्न हमारा यही आएगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कटिंग ऑफ हाइट 5 से 10 मीटर आर इंस्पेक्टेड यूजिंग। कटिंग का हाइट 5 से 10 मीटर है तो इंस्पेक्शन उसका कैसे होगा। तो उसका इंस्पेक्शन जो होगा वो बाइनोक्यूलर से होगा, जिसको दूरबीन भी बोलते हैं। कहाँ दिया हुआ है, आ जाइए पारा नंबर 1013 का पॉइंट नंबर 2 पर आइए। यहाँ पे कटिंग विथ हाइट 5 to 10 मीटर्स, 5 से 10 मीटर यदि कटिंग की हाइट है तो उसका इंस्पेक्शन कैसे होगा। कह रहा दीज कटिंग शुड बी इंस्पेक्टेड यूजिंग बाइनोकुलर्स। क्लियर लिखा हुआ दोस्तों, इस कटिंग का उपयोग कैसे होगा, इंस्पेक्शन कैसे होगा, बाइनोकुलर से। एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कटिंग जुडिशियली एग्जामिन्ड। तो आंसर हो जाएगा हमारा बाइनोकुलर, जिसको दूरबीन भी बोलते हैं। अब प्रश्न आता है कि 10 मीटर से ऊंचा हो तब कौन करेगा। देखिए लिखा हुआ है कटिंग मोर देन 10 मीटर्स हाइट, 10 मीटर से ऊंचा का कटिंग है आर इंस्पेक्टेड बाई, तब उसका इंस्पेक्शन कैसे होगा। दोस्तों स्पेशली ट्रेंड हिली गैंग से उसका क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करवाएंगे। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए पारा नंबर 1013 में दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। कटिंग मोर देन 10 मीटर हाइट, कटिंग यदि 10 मीटर हाइट से ऊंचा है तब देखिए लिखा हुआ है द स्पेशली ट्रेंड पर्सन नॉर्मली designated as hill gang shall be required for climbing by using the harness, rope and other accessories are required for the rock climbing। ये सब चीज़ें चाहिए उनको चढ़ने के लिए, पर वो करेगा कौन दोस्तों, स्पेशली ट्रेंड हिली गैंग करेगा। चलिए इसमें और एक मजेदार प्रश्न आने वाला है, देखते हैं आगे। प्रश्न कह रहा है कैच वाटर ड्रेन्स शुड बी, कैच वाटर ड्रेन्स में क्या होना चाहिए। कैच वाटर ड्रेन्स क्या होना चाहिए, क्लियर है दोस्तों, फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन कैच वाटर में नहीं रहना चाहिए। कहाँ दिया हुआ है, पारा नंबर 1013 का पॉइंट नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। करा वेदर कैच वाटर ड्रेन्स हैव बीन प्रोवाइडेड, जहाँ आप कैच वाटर प्रोवाइड करेंगे टू इंटरसेप्ट वाटर फ्रॉम द रनिंग डाउन द हिल साइड एंड getting into the cutting, he should see that the catch water drains are clear of all obstruction, सभी obstruction को clear कीजिए and ensure that there are no depressions in the longitudinal level of these drains, किसी प्रकार का disturbance इसको नहीं चाहिए उनके drains के लिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा फ्री फ्रॉम obstruction। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है रॉक बोल्ट डिस्ट्रेस इंस्पेक्शन शुड कवर लेंथ ऑफ। तो आंसर हो जाएगा इसका 10 मीटर ऑन आइदर साइड, 10 मीटर दोनों साइड रॉक बोल्ट डिस्ट्रेस का इंस्पेक्शन होता है। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 1015 में आ जाइए।
का पॉइंट नंबर 6 कह रहा है, इफ रॉक बोल्ट शो एनी साइन ऑफ डिस्ट्रेस, साउंडिंग ऑफ द लोकल शुड बी डन फॉर 10 मीटर ऑन आइदर साइड एंड पुल आउट टेस्ट। और उसका स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है दोस्तों, IS 11309-1985 शुड बी कंडक्टेड। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 मीटर ऑन आइदर साइड। हमारा अगला प्रश्न बहुत VVI प्रश्न है, इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ बोल्डर फॉल्स, यदि पत्थर गिरते हैं, बड़े बड़े चट्टान गिरते हैं, तो फर्स्ट रिमूवल मेथड इज, तो पहला टेक्निक आपका क्या होगा निकालने का, उसको हटाने का फर्स्ट अटेम्प्ट क्या करेंगे आप? क्या ब्लास्टिंग करेंगे या जैकिंग करेंगे या कटिंग करेंगे या ड्रिलिंग करेंगे? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो पहला अटेम्प्ट होगा हमारा वो होगा जैकिंग करके निकालना होगा उसको, यदि बोल्डर से गिरता है तो। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 1016 में लिखा हुआ है दोस्तों, एक छुप गया है इधर, ये 1016 है पारा नंबर ब्रिज मैनुअल का। पारा नंबर 1016 का पॉइंट नंबर 1 पढ़िए, इन केस ऑफ बोल्डर फॉल द बोल्डर मे बी रिमूव्ड बाय जैकिंग। किससे करेंगे? जैकिंग से करेंगे। इसके बाद यदि जैकिंग से भी नहीं निकलता है तब आगे कर दिया है, इफ द बोल्डर कैन नॉट बी मूव्ड बाय जैक्स और लिवर्स ब्लास्टिंग विल बी नेसेसरी। तब आपको ब्लास्टिंग की प्रक्रिया अपनानी है, यानी सेकंड अटेम्प्ट है दोस्तों। फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा क्या हुआ, फिर जैकिंग हमारा पहला अटेम्प्ट हुआ, फर्स्ट रिमूवल मेथड हो गया, क्योंकि वो सेकंड मेथड लिखा है। इफ बोल्डर्स कैन नॉट बी मूव्ड बाय जैक्स, इससे नहीं निकलता है तब आपको क्या करना है? ब्लास्टिंग विल बी नेसेसरी, तब आपको ब्लास्ट करना है। यानी पहला आपका काम है कि जैकिंग के थ्रू आप इसको निकाल ही दीजिए या लिवर्स के थ्रू इसको निकाल दीजिए। जैकिंग ऑब्लिक लिवर्स के थ्रू आपको निकालना है, दोनों दिया हुआ है जैक्स और लिवर्स, तो हमारा लिवर्स ऑप्शन में नहीं था, इस चलते जैकिंग आंसर हो गया यहाँ। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इफ बोल्डर कैन नॉट बी मूव्ड बाय जैक्स। देखिए प्रश्न वही आ गया सेकंड, नेक्स्ट एक्शन इज, तो नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे यदि बोल्डर्स आपका जैक से नहीं निकल रहा है? तो अभी हम लोग देखे थे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन होगा ब्लास्टिंग करेंगे उसको। फिर से पढ़ लेते हैं, पारा नंबर 1016 का एक्शन टू बी टेकन इन द केस ऑफ बोल्डर फॉल, पॉइंट नंबर 1, इन द केस ऑफ बोल्डर फॉल द बोल्डर्स मे बी रिमूव्ड बाय जैकिंग, इफ द बोल्डर कैन नॉट बी मूव्ड बाय जैक्स और लिवर्स ब्लास्टिंग विल बी नेसेसरी। यानी सेकंड एक्शन हमारा क्या हो गया? ब्लास्टिंग हो गया, तो आंसर हो जाएगा सेकंड एक्शन ब्लास्टिंग। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है, ब्लास्टिंग इक्विपमेंट इज हैंडल्ड बाय, ब्लास्टिंग जो इक्विपमेंट होगा वो किसके द्वारा हैंडल किया जाएगा? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा SSC/JEE के द्वारा इसको टेकल किया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? 1016 के पारा नंबर में आ जाए 3 में, द फ्लोइंग इक्विपमेंट शुड बी केप्ट at the headquarters of each SSC/JEE in whose section such vulnerable cutting exist। ये सारे आइटम्स जितने हैं दोस्तों दिया हुआ, सारे आइटम किसके पास रखा जाएगा? SSC/JEE के अंडर में रखा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, लूज स्केलिंग आफ्टर बोल्डर्स फॉल इज डन फॉर। तो लूज स्केलिंग के केस में 50 मीटर आइदर साइड, दोनों साइड हम लोगों को समतल करना चाहिए, ढीला करना चाहिए मिट्टी को। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 1016 में दिया हुआ है दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, इन द केस ऑफ रिपोर्ट ऑफ बोल्डर्स फॉल एट एनी लोकेशन। यदि आपको कोई रिपोर्ट मिलता है बोल्डर्स फॉल लोकेशन का, तो इमीडिएटली एक्शन शुड बी टेकन टू लूज स्केल द कटिंग कवरिंग ए लेंथ ऑफ अबाउट 50 मीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लोकेशन। तो तुरंत उस स्थान पर जाकर के 50 मीटर की दूरी तक क्या करना चाहिए? स्केलिंग करना चाहिए, मतलब समतल जमीन करना चाहिए। टिल सच टाइम द लूज स्केलिंग इज कंप्लीटेड द लोकेशन शुड बी ट्रीटेड एज वल्नरेबल। तो इसे संवेदनशील, इसको हमको क्या करना चाहिए? ट्रीट करना चाहिए। कब तक? जब तक कि ये 50 मीटर की प्रक्रिया हमारी खत्म नहीं हो जाती, यानी जब तक ये काम हो नहीं जाता 50 मीटर का स्केलिंग करने का काम, तब तक ये वल्नरेबल लोकेशन में ट्रीट किया जाएगा, संवेदनशील लोकेशन ट्रीट किया जाएगा। अगला प्रश्न इजी है दोस्तों, कह रहा है जंपिंग स्टील बार शुड बी, जंपिंग स्टील बार कितना होता है? देखिए दोस्तों, पारा नंबर 1016 का ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे, जंपिंग स्टील बार 1 इंच डाया एंड 5 इंच लॉन्ग दिया हुआ है दोस्तों। तो इसका हमारा आंसर मिल गया, जंपिंग स्टील होता है 1 इंच डाया होता है और 5 फुट क्या होता है? ये लंबा होता है।
ये इंच का सिंबल है दोस्तों, ये फुट का सिंबल है, तो कितना होगा 1 इंच 5 फुट। बहुत वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा इंस्पेक्टिंग स्टाफ शुड बी ट्रेंड प्रिफरली फ्रॉम, कह रहा जो कटिंग वगैरह का इंस्पेक्शन करेगा जो स्टाफ, वो कहाँ से ट्रेंड होना चाहिए? क्या रेलवे स्कूल का ट्रेंड होना चाहिए, या आईआईटी का ट्रेंड होना चाहिए, या माउंटेन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, या फिर डीटीसी का होना चाहिए, डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर का? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों माउंटेन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का कहीं से किया हुआ होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? देखिए लिखा हुआ है हमारा पारा नंबर 1017 में आ जाइए, एक्शन टू बी टेकन फॉर मेंटेनेंस ऑफ कटिंग का नोट में पढ़ते हैं पॉइंट नंबर ए। कह रहा है द इंस्पेक्टिंग पर्सन शुड बी वेल ट्रेंड इन रॉक क्लाइंबिंग प्रेफरेबली फ्रॉम एनी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का क्या होना चाहिए? किसी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का वो पढ़ा हुआ होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल 8 आवर एक्सपोजर लिमिट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड CO इनसाइड टनल, पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो है आंसर वो हो जाएगा 50 ppm होता है। देखिए दोस्तों ये डाटा हमारा दिया हुआ है नीचे, 50 ppm होता है, चार्ट दिया हुआ है टेबल 10.01 में। थ्रेश होल्ड लेवल फॉर पोल्यूटेंट इनसाइड टनल, टनल के अंदर थ्रेश होल्ड वैल्यू दिया हुआ है। करें यदि कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ये कार्बन मोनो, तो देखिए 8 आवर्स एक्सप्लोजर वैल्यू दिया हुआ है 50 ppm, जो अभी हमारा प्रश्न था। वही 15 मिनट के लिए होगा, यही 400 ppm हो जाएगा। कभी कभी NO का पूछता है तो होगा 25 ppm, NO2 का रहेगा तो 5 ppm, कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा तो 5000 ppm, और SO2 का रहेगा तो 5 ppm। ये 1-2 बार एग्जाम में पूछा हुआ दोस्तों। 15 मिनट के लिए होता है 1800 ppm। तो इसका डाटा थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे, 1-2 बार एग्जाम में ये पूछा है। ppm से एक और प्रश्न ले लेते हैं। क्या कह रहा है एज पर टनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स व्हिच पोल्यूटेंट हैज ए 15 मिनट एक्सपोजर लिमिट ऑफ 1800 ppm, 1800 ppm के लिए पूछ रहा है दोस्तों। देखिए 15 मिनट के लिए एक्सपोजर का वैल्यू 1800 ppm किसका है? 1800 ppm है CO2 का, पोल्यूटेंट जो गैस है उसका किसका वैल्यू है? CO2 का। तो आंसर हो जाएगा हमारा CO2, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। तो बोले ना इससे प्रश्न अक्सर आता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड है क्योंकि ये थ्रेशोल्ड टनल के अंदर का डाटा है, तो ये हमें एक बार देख लेना चाहिए। दोस्तों जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका यदि आपको PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगा। ये हमारा PDF अवेलेबल है LDC क्रैकर ऐप पे। तो LDC क्रैकर आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, LDC क्रैकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ये एप्लीकेशन का नाम है। प्ले स्टोर में जाएंगे तो ये दिख जाएगा, इसको डाउनलोड कीजिएगा तो आपको नोट्स में वहाँ पे आपको ये सारा डाटा पर डे के हिसाब से मिल जाएगा। आपको जिस डेट का वीडियो बन रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 करके वहाँ डाला हुआ है, और पर डे हम डाल रहे हैं, तो डाल लीजिए ताकि आपको जब फ्री समय मिले तो आप इसको देख के थोड़ा पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे एम्प्लॉय के तो जानते हैं समय कितना कम मिलता है। दोस्तों आपको किसी प्रकार की यदि प्रॉब्लम हो तो आप, ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको फुल कोऑपरेशन और सपोर्ट मिलेगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, हमारा LDC चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, और सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ गई है। आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।